नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज़ शुरू की है सैंदव सभ्यता के बारे में। उसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन 3 पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन 3 पार्ट को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आज मैं सिंधु सभ्यता या सैंदव सभ्यता का 4th पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। तो आज मैं सिंधु सभ्यता या सैंदव सभ्यता का कौन सा पार्ट करने जा रही हूँ? 4th। और आज हम 4th पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे? तो जो सिंधु सभ्यता या फिर जो सैंदव सभ्यता है उसमें कौन कौन से प्रमुख, कौन कौन से मेन स्थल ये स्थान हैं और वहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं। तो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं जहाँ से हमें साक्ष्य या एविडेंस मिले हैं। तो आज हम मुख्यतः 2 ही स्थलों की चर्चा करेंगे। एक है हमारा हड़प्पा और दूसरा है हमारा मोहनजोदड़ो। तो कौन से हैं 2 स्थल? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो आज हम 2 की ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले है हड़प्पा। जो हड़प्पा है नामक स्थल है वो कहाँ पर है? तो वो है हमारा मोंटगोमरी ज़िला, पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। मोंटगोमरी एक ज़िला है। कहाँ पर पड़ता है ये? पंजाब प्रांत जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और रावी नदी जो है वो कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ से ये निकलती है? तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एक जिला है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एक जिला है, वहाँ से क्या हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है। और कौन सा स्थान है कांगड़ा में भी? बड़ा भंगाल नामक स्थान से। और वहाँ पर 2 ग्लेशियर हैं, वांदल और तंतगिरी। तो कहाँ से इसका उद्गम हो रहा है रावी नदी का? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल नामक स्थान पर वांदल और तानगिरी ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ये, फिर चंबा डिस्ट्रिक्ट में जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान में सिंधु की सहायक नदी बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? 1921 में की थी। जो सिंधु सभ्यता को जो है वो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो जो हड़प्पा नामक स्थल है सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम खोजा गया था और इसकी खोज 1921 में हुई थी, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब हमें हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो सबसे पहले है श्रमिक आवास, जिसको हम कह सकते हैं मजदूरों के जो घर थे, मजदूरों के घर या फिर लेबर क्वार्टर का जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। और ये जो श्रमिक आवास है ये निम्न वर्ग के लोग थे। कौन से थे? निम्न वर्ग के लोग थे। और इनके जो घर थे उनके लिए भी किसका? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, परंतु इनके जो घर थे वो थोड़े छोटे थे। कैसे थे? थोड़े छोटे थे। और उसके लिए किसी भी रक्षा प्राचीर मीन्स उसके लिए किसका प्रयोग नहीं किया गया था? किसी भी दीवार का प्रयोग नहीं किया गया था। और ये सिंधु सभ्यता के पूर्वी किनारे पर स्थित थे। जो श्रमिक आवास थे वो हमारे पूर्वी किनारे पर स्थित थे इस तरह से। और जो पश्चिम वाले साइड ऊंचे टीले पर थे उसमें उच्च वर्ग के लोग आते थे, जैसे मुख्यतः पुरोहित जो वर्ग है, तो उनके कहाँ पर होते थे? पश्चिमी टीले पर होते थे, थोड़े बड़े थे। उसके लिए जो दीवारें थी रक्षा प्राचीर जो बनी हुई थी। और ये कौन से थे? पश्चिम में पुरोहित वर्ग में जो उच्च वर्ग में लोग आते हैं उनके थे। और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके जो वो पूर्वी टीले साइड, ये पूर्वी जो टीला था या पूर्वी साइड इनके घर के साक्ष्य मिला है। ये श्रमिक आवास का साक्ष्य मिला है। तो कहाँ से मिला है? हड़प्पा नामक स्थल से हमें क्या मिला है? श्रमिक का आवास का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है हमारा अन्नागार।
अन्नागार मीन्स अन्न रखने का भंडार, जहाँ पे हम अन्न को रखते हैं, गोदाम भी कह सकते हैं, और एज अ स्टोर। तो क्या किसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? अन्नागार का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। और ये जो अन्नागार है, ये 6 अन्नागार का साक्ष्य इन हड़प्पा कालीन स्थल में मिला है। ये 6 अन्नागार मिले थे और एक ही लाइन में स्थित थे, जैसे कि इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से ये जो अन्नागार थे, इनका साक्ष्य इस तरह से मिला था। वो एक ही लाइन में ये 6 अन्नागार, अन्न रखने के जो भंडार थे, गोदाम थे, ये स्टोर कह सकते हैं, इसका साक्ष्य हमें ये भी कहाँ से मिला है? हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। नेक्स्ट है हमारा नटराज की मूर्ति। तो जो नटराज की मूर्ति थी, उसका भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा नामक स्थल से ही मिला है। नेक्स्ट है हमारे पास कब्रिस्तान। जो कब्रिस्तान है, जिसको सिमेट्री भी कहते हैं, ये समाधान, तो उसका जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। और इस कब्रिस्तान के लिए क्या नाम दिए हैं? R37 और H। तो 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा नामक स्थल से, R37 और H, ये इनके नाम दिए गए थे। और इसकी भी खोज किसने की थी? विदेशी इतिहासकारों के द्वारा ही की गई थी। आगे हमें किसका साक्ष्य मिला है? और तो गरुड़ पक्षी, गठिया रोग, या फिर तांबे की भट्टी। तो सबसे पहले किसका मिला है? गरुड़ पक्षी का, गठिया रोग का साक्ष्य मिला है, और तांबे की भट्टी का भी साक्ष्य मिला है, जहाँ से तांबा धातु को पिघलाया जाता था, उसका साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। तो आज हमने हड़प्पा में क्या क्या पढ़ा? हड़प्पा पढ़ा कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में रावी नदी के बाएं तट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में स्थित है, रावी के। और नेक्स्ट इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। और यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, या कौन कौन से साक्ष्य, क्या क्या एविडेंस मिले हैं? तो सबसे पहले मिला था हमें श्रमिक आवास, जहाँ पर निम्न वर्ग के लोग, मजदूरों के घर या फिर लेबर क्वार्टर जो है, उसका साक्ष्य मिला है। अन्नागार का साक्ष्य मिला है, अन्न रखने का भंडार या गोदाम भी कहते हैं जिसको। और ये कहते हैं 6 अन्नागार का साक्ष्य मिला है, 6 अन्नागार का, और वो एक ही लाइन में थे। नटराज की मूर्ति का भी साक्ष्य यहीं से मिला है। कब्रिस्तान जो थे उसका साक्ष्य मिला है, जिसको सिमेट्री या समाधान भी कहते हैं, और इनके जो नाम रखे थे वो R37 और H थे। नेक्स्ट हमें गरुड़ पक्षी का भी साक्ष्य मिला है, गठिया रोग का भी मिला है, और तांबे की जो भट्टी थी उसका भी साक्ष्य मिला है। तांबे की भट्टी मीन्स यहाँ पे तांबा धातु को क्या किया जाता था? पिघलाया जाता था। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो। अब हम सेकंड स्थल की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो वो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो लरकाना एक ज़िला है सिंध प्रांत में, वो भी पाकिस्तान में पड़ता है, और सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, मीन्स राइट हैंड साइड स्थित है। किसकी? सिंधु नदी के। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर हुआ? लरकाना एक ज़िला है सिंध प्रांत, जो कि पाकिस्तान में है, और सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज किसने की और कब की? तो इसकी खोज 1922 में R.D. बनर्जी ने की थी। किसने की थी? R.D. बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने क्या की थी? खोज की थी। किसकी? मोहनजोदड़ो की। और कब की थी? 1922 में की थी। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो को और किन किन नामों से जाना जाता था? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला और सिंध का वाघ भी कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? इसका जो सामान्यतः अर्थ है, मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला भी इसको कहा जाता था। और मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता है? सिंध का वाघ, इंडस गार्डन भी कहा जाता है, इंडस गार्डन भी कहा जाता है। यहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो हमें यहाँ से सबसे पहले है महान अन्नागार। हड़प्पा से हमें क्या मिला था? अन्नागार मिला था, और जो अन्नागार थे
वो एक ही लाइन में थे सारे के सारे, और 6 अन्नागार 6 अन्नागार का साक्ष्य मिला था। पर यहाँ पर क्या है कि महान, बृहद, ये बड़ा जो है उसका साक्ष्य मिला है या प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है महान स्नानागार। महान स्नानागार या बृहद स्नानागार, या बड़ा स्नानागार मीन्स बृहद या बड़ा स्नानघर। ये जो बृहद स्नानागार का साक्ष्य वो हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और इस स्नानागार की आकृति इस तरह की थी, इस तरह से, और उत्तर और दक्षिण साइड से क्या थी, इसके लिए अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। कौन सी साइड में थी? उत्तर साइड और दक्षिण साइड। ठीक है, क्या थी? उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। लेफ्ट यहाँ पर पश्चिम जो साइड है वहाँ पर क्या था? एक कुआं था, और इस कुएं से इसमें पानी डाला जाता था, और यहाँ पे एक नाली थी जहाँ से जब ये गंदा हो जाता था पानी तो उसको क्या किया जाता था? बाहर निकाला जाता था इस नाली से। तो कुएं भी मिला है इसके साथ में। और कुआं कौन सी साइड में था? ये पश्चिम वाली साइड में था, और इस कुएं से पानी अपलिफ्ट किया जाता था इस स्नानागार में। और उसके बाद जब ये गंदा हो जाएगा पानी तो उसको एक नाली की व्यवस्था थी एक कोने से, और वहाँ से इस पानी को बाहर निकाला जाता था। और इसके लिए जो नाली बनी थी, इसके लिए क्या किया? जो नाली बनी थी इसके लिए भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया था? इसके लिए भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है इसकी जो ये बृहद स्नानागार है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी थी? ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो कितनी थी इसकी लंबाई? 11.88 मीटर। कितनी थी? 11.88 मीटर, या फिर 11.88 जो थी मीटर इसकी लंबाई थी। चौड़ाई कितनी थी? तो चौड़ाई थी इसकी 7.01 मीटर। चौड़ाई कितनी? 7.01 मीटर। 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो गहराई थी वो 2.43 मीटर, 2.43 मीटर क्या थी? इसकी गहराई थी। तो लंबाई कितनी है हमारे पास? 11.88 मीटर, ये 11.88। चौड़ाई है हमारे पास 7.01 मीटर, और जो गहराई थी इसकी वो कितनी थी? 2.43 मीटर। ये थी इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई। नेक्स्ट है हमारे पास सभा भवन का भी यहाँ से हमें क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। पुरोहित आवास, जो पुरोहित का क्या मिला है? जहाँ पर पुरोहित लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उसका भी साक्ष्य मिला है। और जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसका जो कर्ता धर्ता था वो कौन था? पुरोहित ही था। नेक्स्ट है चांदी की मोहर। तो वहाँ पे हमें और क्या मिला है? मोहनजोदड़ो में चांदी की मोहर भी मिली है। और मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु सभ्यता में जितनी भी मोहरें मिली हैं तो उसमें अधिकतम क्या है? अधिकतम या तो उन पर वृक्षों या फिर पेड़, या फिर हम कह सकते हैं पशु या पक्षियों के चित्र मिले हैं। तो किसके मिले हैं? पेड़, पशु, पक्षी, या फिर पशु, पक्षी और पेड़ों के चित्र मिले हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुंभकारों की बस्ती। तो और अगला साक्ष्य क्या मिला है हमें? कुंभकारों की बस्ती मीन्स जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन जो बनाने वाले थे उनकी भी बस्तियां वहाँ पर मिली हैं। नेक्स्ट है पशुपति की मोहर। जो पशुपति की मोहर का साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। जो पशुपति हैं उनको शिव के रूप में भी माना गया था। और ये जो त्रिमुखी पुरुष हैं ये कैसे हैं? ये बैठी हुई मुद्रा में इनको दिखाया गया है, और साथ में इनके क्या किया है? दाएं और बाएं, और दाएं और क्या है इनके? दाएं और बाएं। और तो दाएं और दो है हमारे पास गेंडा,
और भैंसा, दाएं ओर में कौन है, गैंडा और भैंसा, और जो बाएं ओर है हमारे, नहीं दाएं ओर में गैंडा, बाएं ओर में गैंडा और भैंसा, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, गैंडा और भैंसा है, और दाएं ओर जिसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं वहाँ पर चीता और हाथी दिखाए गए हैं। ये है पशुपति की मोहर। तो यहाँ पर क्या है, इसके बाईं ओर गैंडा और भैंसा को दिखाया गया है और दाईं ओर किसको दिखाया गया है, चीता और हाथी को दिखाया गया है। और सिंहासन के नीचे 2 खड़े हिरन हैं दिखाए गए हैं। तो सिंहासन के नीचे ये देखो 2 जो हैं वो हिरन दिखाए गए हैं जो कि खड़े हैं। और इन जो पशुपति है इनको 3 मुख वाला भी कहा जाता था, त्रिमुखी, 3 मुँह वाला या 3 मुँह वाला या 3 मुख वाला, मीन्स त्रिमुखी को क्या कह सकते हैं हम, 3 मुख वाला या 3 मुँह वाला। नेक्स्ट है पशुओं का स्वामी। पशुपति का मीनिंग क्या है, पशुओं का स्वामी। क्या कहा जाता था इनको, पशुओं का स्वामी। नेक्स्ट है योगेश्वर, योगियों का स्वामी। तो क्या कहा जाता था पशुपतिनाथ को, त्रिमुखी 3 मुख वाला, पशुपति को पशुओं का स्वामी, योगेश्वर योगियों का स्वामी भी कहा जाता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।